अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर के अंदर जो हमने टॉपिक कवर किए थे उसमें था फोर्स ऑन अ मूविंग पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो हम जानते हैं उस पर फोर्स लगती है और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैलकुलेट करने का तरीका होता है, हमें उस चार्ज का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, वेलोसिटी किस से मूव कर रहा है वो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और साथ में किस डायरेक्शन से वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है। अगर ये सारी बातें हमें पता हैं तो हम जान सकते हैं कि फोर्स मूविंग पार्टिकल पे क्या होगी। इसके बाद हमने अपने लेक्चर्स में देखा था कि अगर एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर भी फोर्स लगती है और उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को जानने के लिए हमें उस कंडक्टर के अंदर से करंट के फ्लो को पता करना होता है कितना है, किस मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा गया है यानी बी, उस कंडक्टर की लेंथ और साथ में किस डायरेक्शन से कंडक्टर को प्लेस किया गया है, हमें इन बातों को देखना होता था। इसके बाद हमने बात की थी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। एक रेक्टेंगुलर कॉइल था जिसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते थे और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता था और वो टर्निंग इफेक्ट फाइंड करने के लिए हमें देखना होता था कि उसमें करंट कितना है इस कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा है, वो कॉइल किस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और उस कॉइल का लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट यानी एरिया कितना है और वो कॉइल किस डिग्री से मैग्नेटिक फील्ड पे मूव करेगा। तो ये तमाम बातें फैसला करेंगी टॉर्क के मैग्नीट्यूड का। इसके बाद हमने बात की थी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जानते हैं जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता है और उस सर्कुलर मोशन के अंदर हमने रेडियस कैलकुलेट किया था। उस रेडियस का फॉर्मूला कुछ ये था कि R इज इक्वल्स टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी साइन थीटा। क्योंकि मोशन सर्कुलर है और सर्कुलर मोशन में जो रेडियस होता है सर्कल का वो हमने डिटरमिन किया था अपने इस फॉर्मूले से, उस चार्ज पार्टिकल का मास, उसकी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और चार्ज का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते थे। फिर इसके बाद हमने बात की थी चार्ज और मास के रेशो के बारे में कि जे थॉमसन ने अपने फेमस एक्सपेरिमेंट से ये डिटरमिन किया था कि व्हाट विल बी द चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू 1.7 for 10⁻⁸ कूलम पर केजी इन्होंने कैलकुलेट की थी, जिसमें वेलोसिटी के डिफरेंट मेथड इन्होंने यूज़ किए थे, जिसमें पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड भी था जो कि बहुत एक्यूरेट मेथड होता है और इसके अलावा जो है बाय पीडी मेथड, इन्होंने दोनों मेथड से वेलोसिटी कैलकुलेट की थी और एट द एंड उन्होंने रिजल्ट बताया था कि चार्ज और मास का रेशो ये होना चाहिए। फिर इसके बाद हमने बियो सावर्ट लॉ पढ़ा था। बियो सावर्ट लॉ क्या था? बियो सावर्ट लॉ बेसिकली ये बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे बहुत सारी चीज़ों का सोर्स हो सकता है, हीट का सोर्स हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट, इसके अलावा जो है केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसी तरीके से शॉकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है और वो मैग्नेटिक इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो उन्होंने मालूम करने का फॉर्मूला बताया था कि जो बी है वो इक्वल होता है म्यू नॉट के इन टू आई डिवाइडेड बाय 2πr। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाया था उन्होंने, बियो सावर्ट ने। बेसिकली था क्या ये लॉ कि इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। फिर इसके बाद हमने बात की थी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मतलब हमारे पास दो कंडक्टर हैं और दोनों कंडक्टर्स के अंदर से करंट गुजरता है और हमें ये जानना होता है कि इन करंट की वजह से जो दोनों कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं वो इन कंडक्टर्स या तो अट्रैक्ट कर सकती हैं या तो रिपेल कर सकती हैं। अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए फोर्स अप्लाई करती हैं और उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को मालूम करने का तरीका कुछ ये होता है कि म्यू नॉट यानी परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, करंट फर्स्ट वायर में कितना है, करंट सेकेंड वायर में कितना है और इसके अलावा हमें डिवाइड करना होता है 2πr से। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो हमें पता लग जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एक कंडक्टर की फोर्स पर यूनिट लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला हमने बनाया म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। यह है फोर्स पर यूनिट लेंथ, दो कंडक्टर के बीच में फोर्स को डिटरमिन करने के फॉर्मूले पर हमने बात की थी। इसके बाद हमने एम्पेयर्स लॉ डिस्कस किया था। एम्पेयर्स लॉ क्या है? अगर हमें करंट कैरिंग कॉइल हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसकी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करनी है तो डिटरमिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम्पियर्स लॉ, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ ये देखी थी हमने कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्मॉल एलिमेंट और इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स इज इक्वल्स टू, एम्पियर्स के मुताबिक वो इक्वल होता है परमिएबिलिटी के, वैक्यूम की, और साथ में उस चीज़ में से करंट कितना इन्फ्लूस कर रहा है, ये इस पे डिपेंड करता है ये तमाम बातें।
अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है। इसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन पे बात की थी, जिसमें एक सोलेनॉइड था, एक टोरॉइड था, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग मालूम की थी। क्योंकि शेप्स अलग अलग होती हैं, सोलेनॉइड बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप होती है जिसमें हम वायर फोल्ड कर देते हैं, टोरॉइड बेसिकली सर्कुलर शेप होती है जिस पर हम कॉइल बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोनों की डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड थी। टोरॉइड की अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ये थी कि म्यू नॉट था, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स थे n, और आई करंट था उसका, डिवाइडेड बाय 2πr। ये टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पे बात की थी हमने, ये फॉर्मूला आया था उसका। इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ सोलेनॉइड के हवाले से, तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ज़रा मुख्तलिफ आई थी इससे, वो ये नहीं थी। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ये थी, म्यू नॉट यानी परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है, और ये म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2πr, ये मैग्नेटिक फील्ड थी टोरॉइड की। इसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को समझा था। जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया जाता है, या ये देखा जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। लेकिन जब बात की जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हाउ मेनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली। और इस फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है फाई, बेसिकली फ्लक्स का सिंबल होता है, इज इक्वल्स टू हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी होती है कितनी, और साथ में हमें एरिया देखना होता है कितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही है। तो ये चीज़ें तय करती हैं अमाउंट ऑफ फ्लक्स को, और फ्लक्स का यूनिट हमने वेबर पढ़ा था। इसके बाद हमने इंडक्शन पे बात की थी, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर हम फ्लक्स को चेंज करवा देते हैं, और जब फ्लक्स को हम चेंज करवाते हैं तो फ्लक्स को चेंज करवा कर हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो अगर आप फ्लक्स को चेंज करवा दें और फ्लक्स को चेंज करवा के वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए, तो इस अमल को आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देना होता है। इस पर हमने दो लॉज देखे थे, जो कि फैराडेस लॉ ऑफ ईएमआई थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी जिससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, वो इक्वल होती है एन के उसमें होने वाले चेंज इन फ्लक्स के विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। और साथ में हम यहाँ पर लगाते हैं माइनस साइन भी, जो कि बताता है कि जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये हुआ कि जो ईएमएफ इंड्यूस करती है, जो ईएमएफ इंड्यूस, जो सोर्स ईएमएफ इंड्यूस करवा रही है, तो उस ईएमएफ के बिल्कुल अपोजिट होती है। इसी बात को हम लेंस लॉ में भी देखते हैं कि लेंस लॉ हमें बताता है कि वाई वी आर टेकिंग माइनस साइन इन इंड्यूस ईएमएफ, बिकॉज जो इंड्यूस करंट होता है वो हमेशा अपने कॉज के मुखालिफत करता है, उसके अपोज करता है। जबकि ईएमएफ के मुख्तलिफ मेथड भी हमने डिस्कस किए थे, कि जिनमें हमने कहा था कि ईएमएफ को चेंज करने के तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं। आप फ्लक्स चेंज कर दें, आप इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड को जो वेरी कर दें, आप एरिया वेरी कर दें, आप करंट वेरी कर दें। इस तरीके से हम जो है ईएमएफ को हम ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद हमने सेल्फ इंडक्शन पे बात की थी। सेल्फ इंडक्शन क्या था, हमने कहा था ईएमएफ जो इंड्यूस होती है किसी भी एक ही कॉइल के अंदर, जिसमें आप करंट चेंज करें उसी कॉइल में, और उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है एल के डेल आई के, और साथ में डिवाइड बाय हम टाइम लिख देते थे। ये फॉर्मूला था इंड्यूस ईएमएफ फॉर अ सिंगल कंडक्टर। एक सिंगल कंडक्टर में ईएमएफ कितनी इंड्यूस होती है, और एल का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस था। इसी तरह म्यूचुअल इंडक्शन था, म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हमने कहा था एक कॉइल के अंदर करंट चेंज करें, सेकंड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, तो हम उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जिसका फॉर्मूला था ई एस इक्वल्स टू माइनस का एम डेल आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे क्योंकि दो कॉइल थे तो एक को हम सेकेंडरी, एक को प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करते हैं, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। हमने इस पर बात की थी। इसके बाद हमने बात की थी ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आप जानते हैं एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसका काम होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करवानी हो, ट्रांसफर करवानी हो, तो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो बेसिक ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन ये होती है कि इट्स अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज इज नोन एज ट्रांसफार्मर। हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं, और हम उसके लिए ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने मोशनल ईएमएफ पे बात की थी। मोशनल ईएमएफ क्या था, मोशनल ईएमएफ ये था कि अगर आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, मोशन में ले आते हैं उसको, तो उससे होता ये है कि वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है इसलिए। और हमें अगर इसकी मैग्नीट्यूड पे बात करनी हो, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमें कंडक्टर की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, किस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसकी इंटेंसिटी पता हो, कंडक्टर की लेंथ पता हो, और साथ में किस डायरेक्शन से आपने मूव करवाना है वो पता हो आपको। तो अगर ये तमाम बातें आपको गिवन है, तो आप क्या पता कर सकते हैं, मोशनल ईएमएफ की मैग्नीट्यूड को पता कर सकते हैं। इसके बाद हमने जनरेटर की बात की थी। एसी जनरेटर, जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर हम जो है
एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। कन्वर्ट किस में करते हैं? हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जनरेटर की जो हमने इमोशनल जनरेटर की जो हमने ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था, वो कुछ ये था कि ईएमएफ प्रोड्यूस बाय जनरेटर इज इक्वल्स टू, हमें नंबर ऑफ टर्न्स पता होना चाहिए जनरेटर के कॉइल पे कितने हैं, हमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी पता होना चाहिए, हमें एरिया पता होना चाहिए, साथ में मैग्नेटिक फील्ड किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ और किस एंगल से मूव करेगा। तो ये तमाम बातें तय करती हैं कि उस जनरेटर की ईएमएफ कितनी होगी। इसके बाद हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डीसी जनरेटर को डिस्कस कर रहे थे। तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा डीसी जनरेटर हो गया था। और इसके अलावा जो है हम आज के लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर पे भी बात करेंगे। तो एक बार डीसी जनरेटर को हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक मोटर पे बात करते हैं। तो डीसी जनरेटर क्या था, हम इस लास्ट लेक्चर के अंदर इसको पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिव्यू कर लेते हैं। डीसी जनरेटर एक ऐसा जनरेटर जो डीसी प्रोड्यूस करता है, यानी जनरेटर एसी भी करता है और डीसी प्रोड्यूस करता है। फ़र्क इतना है कि एक करंट डायरेक्शन चेंज करता है और एक डायरेक्शन चेंज नहीं करता। जो डायरेक्शन चेंज करता है उसे डीसी कहते हैं। तो डीसी जनरेटर के अंदर डेफिनेशन अगर बात की जाए तो वही सेम डेफिनेशन है कि डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीसी जनरेटर। और फर्क इतना है कि ये यूनि डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में करंट को प्रोड्यूस करता है। इसकी जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो ये है कि अगर कोई कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इससे फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जिसको आप फैराडेज लॉ भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक जनरेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जनरेटर के अंदर बेसिक पार्ट में एक मैग्नेट होना चाहिए। इसके अलावा बीच में कॉइल होना चाहिए जिसको आर्मेचर कहते हैं। साथ में हमारे पास तो कार्बन के ब्रशेस होते हैं, ये आप देख सकते हैं कार्बन के ब्रशेस हैं। साथ में हमारे पास एक स्प्लिट रिंग होता है जिसको यहाँ पर कम्यूटेटर कहा गया। तो फील्ड मैग्नेट इस्तेमाल हो रहा है, आर्मेचर इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कॉइल जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर डीसी जनरेटर के अंदर। इसके काम करने का तरीका कुछ ये होता है कि जैसे जैसे कॉइल आप मूव करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। पहले ईएमएफ मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद फिर ईएमएफ जो है मिनिमम होती है, उसके बाद फिर अगेन ईएमएफ जो है मैक्सिमम हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव में नहीं जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ जो है बेसिकली डीसी प्रोड्यूस होता है। अब डीसी क्या था? तो डीसी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि एक ऐसा करंट जो वन डायरेक्शनल होता है या यूनिट डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, हम उसे डीसी कहते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के एक डायग्राम जनरेटर की डायग्राम में डीसी जनरेटर के हवाले से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नॉर्थ और साउथ मैग्नेट मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर एक आर्मेचर है ए बी सी डी, जिसमें हमने वर्टेक्स की बात की है, और साथ में एफ और ई जो आपको नजर आ रहा है, ये एफ और ई जो है ये एक रिंग के दो हिस्से के हैं जिसको स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर कहते हैं। जबकि एक्स और वाई जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्स और वाई यहाँ पर कार्बन के ब्रशेस हैं। जब ये कॉयल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर होता यह है कि यहाँ पर करंट इंड्यूस होता है, जिसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं ए से बी की तरफ जा रहा है करंट, उसके बाद बी से सी, सी से डी, उसके बाद निकलकर वाई, और वाई से फिर लोड से कुछ इस डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, जब ये क्योंकि कॉयल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया तो सी डी ए बी की प्लेसमेंट पे आ जाता है, और जो ए बी है वो सी डी की जगह पर आ जाता है। फिर अगेन आप इसको मूव करते हैं तो मूव करने पर करंट फिर बनता है, वो सी डी से बी ए जाता है, बी ए से वाई जाता है, फिर वो लोड की तरफ जाता है। इसका मतलब दोनों ही सूरतों में केस वन और केस टू के अंदर आपने ये नोटिस किया कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम इसलिए कह रहे हैं इसको डी करंट। अब इसके बाद फिर एसी क्या था? एसी एक ऐसा करंट होता था जिसके अंदर जो है बार बार करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर पहले करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इस डायरेक्शन में आप यहाँ इस डायग्राम में देखें करंट जो है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका मतलब करंट तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और जो डायरेक्शन चेंज करता है उसे क्या बोलते हैं? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट दैट चेंजेस डायरेक्शन सेवरल टाइम इन अ सेकंड डिस्टेंस, ऑल्टरनेटिंग करंट। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? करंट अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज करता है? 50 बार चेंज करता है। वोल्टेज कितना प्रोड्यूस करता है? 220 वोल्ट। जबकि यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर जो है ये एक सेकंड में 60 टाइम चेंज करता है डायरेक्शन, और वहाँ पे वोल्टेज 440 वोल्ट्स होते हैं। अब हमने कंपैरिजन देखा था कि कंपैरिजन क्या था एसी और डीसी में। तो एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। दोनों में फ़र्क ये होता है कि डेफिनेशन वाइज अगर बात की जाए तो ऐसा करंट जो डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है उसे हम उसे एसी कहते हैं, जो डायरेक्शन को चेंज ना करे उसे हम डीसी कहते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी यही बताती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हाउ मेनी टाइम अ करंट चेंजेस डायरेक्शन। तो ये 50 टाइम भी कर सकता है और 60 टाइम भी कर सकता है सेकंड में, जबकि डीसी में तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। एसी करंट कितनी डायरेक्शन में होता है? तो हम कहेंगे एसी करंट दो डायरेक्शन में होता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी होता है, इसलिए हम इसे बाई डायरेक्शन कहते हैं। डीसी करंट या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है या तो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ये डीसी की वेव फॉर्म हमने बनाई है, पल्सेटिंग डीसी की वेव फॉर्म है ये। तो ये क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो इसलिए हम उसे डीसी कह रहे हैं। एसी को हासिल करने के लिए हम ऑल्टरनेटर यूज़ करते हैं, डीसी को हासिल करने के लिए बैटरी होती है, सोलर सिस्टम होता है आपके पास, जनरेटर वगैरह होते हैं जिससे हम डीसी को हासिल करते हैं।
अब हम बात करते हैं कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर एक ऐसा पार्ट होता है जो एसी जनरेटर में नहीं होता, ये डीसी जनरेटर में होता है। ये इस बेसिक पार्ट की वजह से आप कह सकते हैं कि एक जनरेटर जो पहले एसी प्रोड्यूस कर रहा था वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, डीसी। तो कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर जो है एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको डीसी चाहिए तो आप स्लिप रिंग को हटाएं और उसकी जगह पर क्या लगाएं, कम्यूटेटर आप लगा सकते हैं। तो कम्यूटेटर के अंदर दो रिंग होते हैं जो बीच में से स्प्लिट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं स्प्लिट हो रही हैं दोनों रिंग, बीच में से स्प्लिट हुए हैं, हम इसे कम्यूटेटर कह रहे हैं। तो कम्यूटेटर करता क्या है, कम्यूटेटर में जब एसी आती है, चेंज इन करंट आ रहा होता है, करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, तो कम्यूटेटर उस करंट की डायरेक्शन को यूनिट डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है, मतलब डीसी को प्रोड्यूस करवा देता है। तो ये काम कम्यूटेटर का था। कम्यूटेटर काम क्या हुआ, एसी को डीसी में चेंज करने वाली चीज़। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या डिफरेंस है एसी और डीसी जनरेटर में। तो पहला डिफरेंस तो यही है एसी जनरेटर का कि पहली बात अगर बात करें तो एसी, ये एसी प्रोड्यूस कर रहा है और वो डीसी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन इनकी सेम है। क्या है, ये भी मैकेनिकल एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी को जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ये भी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल। बस फर्क क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी फॉर्म में होती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी फॉर्म में होती है। जबकि डायरेक्शन ऑफ करंट आप जानते हैं कि यहाँ पे बाई डायरेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एसी है, एसी तो बाई डायरेक्शन होता है और यहाँ पर यूनिट डायरेक्शन होता है, वन डायरेक्शन में डीसी है। जबकि बात की जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आउटपुट वोल्टेज जो होता है आपके पास, वो आउटपुट वोल्टेज आपके पास उसकी, क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं, बार बार आपके लिए डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं वहाँ पर। तो 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है आउटपुट पे। यहाँ पर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जीरो मिलती हैं आपको। एसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर नामी चीज़ नहीं होती, डज नॉट हैव ए कम्यूटेटर। लेकिन डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है, ये फर्क है एसी डीसी में। इसी तरीके से अगर बात की जाए मज़ीद फ़र्क की, तो एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं लेकिन डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर होते हैं। तो इसका मतलब एक जनरेटर में स्लिप रिंग्स है तो दूसरी दूसरी चीज़ के अंदर कम्यूटेटर होते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट होता है। जबकि हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट के हवाले से, तो एसी जनरेटर जो है बेसिकली यहाँ पर आप कह लें कि इसके अंदर जो है ब्रशेस की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन कम्यूटेटर के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है, वहाँ पर जो है वेयर एंड टेयर के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो एफिशिएंसी के हवाले से जो है डीसी के जो कम्यूटेटर होता है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू स्लिप रिंग्स। जबकि हम डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के हवाले से बात करें तो हमारे लिए जो है एसी जनरेटर्स जो हमें एनर्जी देते हैं, हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करवा सकते हैं और ये काम डीसी जनरेटर के लिए मुश्किल होता है। अगर डीसी जनरेटर की एनर्जी जो हमें मिलती है डीसी जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें वो ट्रांसफ़र करवानी है तो वो काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, कॉस्टली प्रोसेस होता है, हम वो नहीं करते। तो आप कह लें ट्रांसमिशन के लिए हमें कौन सी जनरेशन की बात करनी होती है, एसी जनरेशन की बात करनी होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन कुछ ये है कि एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, जैसे ट्रांसफार्मर है, जैसे जनरेटर है, वैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर भी है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, जनरेटर का बिल्कुल अपोजिट है। जनरेटर में क्या था, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। इलेक्ट्रिक मोटर में बिल्कुल अपोजिट क्या है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। तो हम यहाँ पर जिस मोटर की बात कर रहे हैं उस मोटर के अंदर एक वर्किंग प्रिंसिपल है उसका। हर चीज़ कोई ना कोई वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करती है, तो इसका भी कोई ना कोई वर्किंग प्रिंसिपल होता है जिस पे ये वर्क करती है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि ये टॉर्क पे वर्क करती है। अब ये टॉर्क पे वर्क करने का मतलब क्या होता है, टॉर्क पे वर्क करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, जैसे आप देख रहे हैं ये कॉइल है, ये जो घूम रहा है ये कॉइल है बेसिकली, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है। और इस कॉइल के साथ एक हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी है जिसके टर्मिनल है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और जब हम उसमें करंट गुजारते हैं तो करंट गुजारने पर वहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और उस टर्निंग इफेक्ट को हम यहाँ पे टॉर्क का नाम देते हैं। तो टर्निंग इफेक्ट कितना बनता है, BINA cos अल्फा। मतलब कहने का क्या हुआ, जब किसी कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उस कॉइल के अंदर मुसलसल टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जब तक आप उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे वो टर्न होता रहेगा। अगर इनके सब मैग्नेट हटा देते हैं तो मैग्नेट आने के बाद टर्निंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये टर्निंग पर क्योंकि मैग्नेट की वजह से होता है, आप इसे कह सकते हैं मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी आप कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है
आपका टॉर्क के प्रिंसिपल पे काम करती है कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर मुसलसल टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उस टर्निंग इफेक्ट को मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, BINA कॉस अल्फा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर था। इस इलेक्ट्रिक मोटर की अगर मैं बात करता हूँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, तो तकरीबन आपका ये DC मोटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये DC मोटर ही की तरह है। तो डीसी मोटर में क्या था, डीसी मोटर की डीसी जनरेटर में क्या था, हमारे पास मैग्नेट होते थे, हमारे पास अभी भी मैग्नेट्स हैं। इसके अलावा एक आर्मेचर होता था, हमारे पास यहाँ पे भी आर्मेचर है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटर, यहाँ पे भी कम्यूटेटर है। बस फ़र्क इतना था कि वहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी कॉयल को हम खुद घुमाते थे और कॉयल को घुमाकर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखें कम्यूटेटर के साथ हमने जो है लोड कनेक्ट नहीं किया बल्कि बैटरी कनेक्ट की, और बैटरी तो ईएमएफ का सोर्स होती है। इसका मतलब यहाँ पर आपको ईएमएफ मिल नहीं रही, आप ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं। तो वर्किंग इसकी वही है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी सेम है जनरेटर की तरह ही। बस फ़र्क इतना है कि जनरेटर के अंदर आउटपुट पे जो एनर्जी मिलती है वही एनर्जी हम यहाँ पर इनपुट पे सप्लाई करते हैं। ये डिफरेंस है जनरेटर के अंदर और मोटर के अंदर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर क्या होता है, ये कॉयल मुसलसल घूमता है यानी इसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। तो हम अपने टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात की। इलेक्ट्रिक मोटर डिवाइस होती है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया हमने, इसकी डायग्राम देख ली। तो इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।